तो स्वागत है आपका सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस के सेकेंड लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि नोटेशन ऑफ सेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेट कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नोटेशन ऑफ सेट कौन कौन से नोटेशन है जिनसे हम सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सेट बिल्डर फॉर्म। आप और भी फॉर्म आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में हम इस फॉर्म को समझते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक सेट है, उसमें कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, तभी एक एलिमेंट उस सेट का उसमें हो सकता है, यानी बिलोंग कर सकता है। तो मान लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो px है। px इज द प्रॉपर्टी। नाउ अब हमें मान लिया कि x एक एलिमेंट है उस सेट a का। a एक सेट है और उसका एक एलिमेंट है x, और x बिलोंग करता है a में। तो ऐसे x जो इस प्रॉपर्टी px को सेटिस्फाई करेंगे, वही तो हमारे पास इस सेट A में बिलोंग कर सकते हैं। फिर से देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट x है और वो उस प्रॉपर्टी px को सेटिस्फाई कर लेता है, तभी वो उस सेट A में आ सकता है। यानी हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे x जो px को सेटिस्फाई करते हैं वो सेट A में है। इसे मैथमेटिकली लिखने का तरीका कुछ ऐसा है: x such that px, और ध्यान दीजिए कि यहाँ ये जो दो सिंबल हैं ये सच दैट दिखाते हैं। फिर से इसकी मीनिंग क्या है? साफ है कि x या ऐसे x जो कि px को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम उस सेट A में रख देंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अंदर एलिमेंट x होगा। वो कब होगा? जब px प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। सच दैट मतलब जब px प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तब x को उस उस सेट में रखा जाएगा। तो ये एक नोटेशन है इस सेट का। उस नोटेशन को किस फॉर्म में कहते हैं? हम सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं। ओके, तो ये हमने नोटेशन समझ लिया। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल आता है कि लेट p बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। p क्या है? एक कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए जब हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, सबसे पहले हमें उसका जो प्रॉपर्टी है उसे फाइंड करना होता है, यानी px फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे px क्या है? p बी द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, यानी हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है। हमें क्या लेना है? सिर्फ प्राइम नंबर। px का मतलब है कि अगर x एक प्राइम नंबर है, मतलब क्या है, हम x की वैल्यू पास थ्रू करते जाएंगे और px सेटिस्फाई तब होगा जब जो x है वो प्राइम हो जाए। प्राइम पता ही होगा आपको। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसमें आप 11 भी ऐड कर सकते हो। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि सेट का नाम है कैपिटल P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, देन x will be the element of this set such that px satisfies. Okay, this is the notation. So how will you denote it? It will be denoted like this. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास फर्स्ट हो गया है। सेकंड हमारे पास क्या है? लेट x बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 15। अगर आप इसे खुद से करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली दे सकते हैं कि सिर्फ हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, साथ ही साथ वो क्या हो?
लेस देन 15 हो। तो यहाँ एक कॉमन सी बात है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, है ना, वो लेस देन तो 15 है, तो ग्रेटर देन किसके होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स 0 से ही बढ़ रहा है आगे। इवन पॉजिटिव इंटीजर तो 0 से ही आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या होगी? पी एक्स होगा मेरे पास x इज इवन इंटीजर एंड x will lie between 15 to 0। अब यहाँ हमने पॉजिटिव ये जो टर्म है इसका यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने देखा 0 से 15 के बीच में हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे p इज इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स, और पी एक्स क्या है? ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इन्हें भी देख लेते हैं। तो x हमारे पास 0 से 15 तक नंबर्स हैं, तो 1 देखते हैं। 1 एक इवन इंटीजर नहीं है, तो वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा। 2 कर जाएगा, 4 कर जाएगा, यानी सभी इवन इंटीजर्स जो कि 15 से लेस है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, ये सभी नंबर इस सेट में बिलोंग कर जाएंगे। इसी तरह से जो थर्ड सवाल है इसे आप कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप इसे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसमें हमें क्या करना है कि लेट एक्स बी द सेट गिवन अबव इन टू। तो एक्स एक सेट है इसी का, है ना, ये जो सेट लिखा है यही है, गिवन इन अबव टू, एंड वाई इज इक्वल टू। तो वाई एक सेट है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वाई तब होगा एक एलिमेंट जब वाई इज इक्वल टू 0 हो, या फिर 1/y बिलोंग्स टू एक्स हो। 1/y बिलोंग्स टू एक्स हो। इसका एक मीन है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। कि एम्प्टी सेट क्या होता है? तो द सेट हैविंग नो एलिमेंट बिलोंगिंग टू इट इज called the empty set or null set and is denoted by the symbol phi। तो phi कुछ इस तरह से बनाते हैं, हम सर्कल को बीच से ऐसे काट सकते हैं, तो ये phi बन जाता है सिंबल। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग ही ना करे, उस सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं phi से। इसे क्या कहते हैं? phi। तो मतलब क्या है कि हमने एक प्रॉपर्टी ली पी एक्स, और एक्स जो वेरिएबल है उसमें एक्स की वैल्यूज बहुत सारी होंगी, उनको पास थ्रू कराया, और कोई भी एक्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सका, जिसका मतलब है कि वो जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट है, और उसने नो एलिमेंट वाले सेट को ही हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लेट एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। एक्स जो है वो 0 1 के बीच में है, और एक्स एक इंटीजर है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो 0 और 1 के बीच में है। हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 एंड माइनस में -1 -2, यानी वो 0 और 1 के बीच में कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं आता है। यानी कि हर एक एक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो हम कुछ इस तरह से इसे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए सच दैट ए इज अ रेशनल नंबर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो अ, इसमें नो एलिमेंट होंगे या फिर कुछ एलिमेंट होंगे। उस हिसाब से आपको बताना है कि क्या वो एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए को पास थ्रू कराना है और देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। ये भी होमवर्क है, आप कर सकते हो। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थर्ड आता है कि x इज एन इंटीजर एंड 0 इज लेस देन x लेस देन 2 implies x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि
इस सिंबल, सॉरी मैंने यहाँ पे इम्प्लाइज बोल दिया, ये इफ एंड ओनली इफ है। इस सिंबल और इस सिंबल का मीन क्या है ना? देखिए दोनों के अलग अलग मीन है, तो इसका मीन क्या है? इम्प्लाइज दैट, और इसका मीन है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अगर आपने ये सिंबल्स नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ए इम्प्लाइज बी, है ना? यानी अगर ए ट्रू है तो ए दिखा रहा है बी को कि वो बी भी ट्रू होगा, इम्प्लाई कर रहा है, बता रहा है हमें। वहीं अगर ए इफ एंड ओनली इफ बी है, यानी ए बी के लिए ट्रू है, बी ए के लिए ट्रू है, यानी दोनों तरफ है यहाँ पे, है ना? जो रिलेशन है वो दोनों तरफ चल रहा है, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि x इज एन इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2 इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका? कि अगर x एक इंटीजर है, अब हम पता है इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2, पॉजिटिव इंटीजर अगर देखें तो 0 1 2 होते हैं, इस तरह से होते हैं 0 1 2। तो यहाँ पे x ना ही 0 है ना ही 2 है, उनके बीच में, तो उनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर बचता है, वो कौन सा है? x इज इक्वल टू 1, है ना? और अगर x इज इक्वल टू 1 है तो वो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि x इक्वल टू 1 है तो x एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर होता है, सही बात है। और 1 0 और 2 के बीच में भी आता है, ये भी सही बात है, यानी ये इसके लिए ट्रू है और ये इसके लिए ट्रू है। तो अगर दोनों तरफ ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो उसे इस तरह से दिखाते हैं, इसका नाम है इफ एंड ओनली इफ, या इसे कई बुक्स में इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, यानी एक दूसरे को इम्प्लाई करना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझते हैं अगला सेट का टाइप, वो कौन सा है? इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कब होते हैं? टू सेट्स A and B are defined to be equal if they contain the same elements in the sense that अगर x A में बिलोंग कर रहा है तो वो इम्प्लाई करेगा x B में बिलोंग कर रहा है, अगर x B में बिलोंग कर रहा है तो वो इम्प्लाई करेगा x A में बिलोंग कर रहा है, या इसे शॉर्ट में कहने के लिए x belongs to A if and only if x belongs to B। मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में होना चाहिए, बी में है तो वो ए में होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और सेम एलिमेंट्स होंगे, है ना? इस केस में, इन दिस केस वी राइट ए इज इक्वल टू बी। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल वी डिनोट इट बाय ए डजंट इक्वल टू बी। इस सिंबल का मतलब है डज नॉट इक्वल। तो जैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 4 2 3 1। तो यहाँ हम अगर देखें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार एलिमेंट यहाँ पे भी है, चार एलिमेंट यहाँ पे भी है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। अब हमें ये देखना होगा कि जो एलिमेंट ए में है क्या वो बी में है? तो देखा हमने 1 1 बी में भी है, 2 बी में भी है, 3 बी में भी है, 4 बी में भी है। अब हमें उल्टा भी देखना होगा कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो यहाँ से देखा 1 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया। हमें इफ एंड ओनली इफ इसलिए देखना होगा, इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको कि जैसे लिखा है 1, 2 और बी लिखा हुआ है 1 2 3, है ना? तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ जो कंडीशन है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि मैंने कहा 1 और 2, तो 1 क्या ए में है? हाँ बिल्कुल है, मिल गया। 1 क्या बी में है? हाँ बिल्कुल है। 2 क्या बी में है? हाँ बिल्कुल है। तो इस तरफ वाली डायरेक्शन तो ट्रू हो गई। अब हमें रिवर्स देखना है, क्या बी वाले एलिमेंट सब ए में हैं? 1 मिल गया, 2 मिल गया, लेकिन 3 यहाँ प्रॉब्लम है। 3 बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं, यानी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉब्लम इस वाली कंडीशन में है, इसलिए ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि a इज इक्वल टू बी, है ना? एक्चुअली सेट्स में ऑर्डरिंग का इतना महत्व नहीं होता है, बस हम जनरली उसे देखने में अच्छा दिखने के लिए उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पसंद करते हैं, लेकिन ऑर्डरिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर सब सेम है, बस ऑर्डरिंग आगे पीछे कर दी है।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है हमारे पास कि लेट एक्स कुछ ऐसा सेट है जिसमें एन सच दैट एन इंटीजर से आ रहा है, मैंने आपको बताया था इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है। एन जो है वो जेड से आ रहा है, इंटीजर है, और एन स्क्वायर 1 और 16 के बीच में है, और एन स्क्वायर 1 और 16 के बीच में है। वाई एन सच दैट एन इंटीजर से आ रहा है और एन 1 to 4 है, एंड z इज इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग टू जेड प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर है ना, जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1 2 3 इस तरह से ये सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। एंड एन स्क्वायर जो है वो 1 to 16 आ रहा है। अब हमें ये बताना है कि x इज इक्वल टू वाई है या y इज इक्वल टू जेड है या z इज इक्वल टू एक्स है। हमें तीनों कंडीशंस को बताना होगा कि वो कौन किसके इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे पहले y के लिए देखते हैं, तो y में जो n की वैल्यू है वो 1 to 4 है ना, n एक इंटीजर है और 1 to 4 है, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी 1 2 3 और 4। इसकी अगर यहाँ वैल्यूज हम लिखें तो क्या होंगी 1 2 3 और 4, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन लगा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ 1 और 4 को इंक्लूड किया है। अब z देखते हैं, एन स्क्वायर 1 to 16 है, तो n क्या होगा, हम जानते हैं अगर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स होता है ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से आने वाली है, यानी कि n जो है वो कैसा होगा, n बिलोंग करेगा ये -4, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 4, यानी वो इस एरिया से ले सकते हैं हम। नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो यहाँ से ले सकते हैं हम, -4 से -1 के बीच में n ले सकते हैं और +1 से +4 के बीच में n ले सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि n कैसा है, z प्लस। मेन बात ये है n z प्लस से लिया गया, यानी नेगेटिव पार्ट हम हटा देंगे, यानी कि सिर्फ वो किससे मिलेगा, पॉजिटिव पार्ट से। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास डायरेक्टली, n इज लेस देन इक्वल टू 1 to 4। अब आप देखो इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक ही जैसी तो हैं, यानी इनका सेट भी इक्वली जैसा होगा 1 2 3 4 है ना, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। अब दोनों सेट कैसे हैं, एक जैसे हैं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं और ऑर्डरिंग भी एक जैसी है, इसका मतलब y इज इक्वल टू जेड है। इसे आप पुरानी डेफिनेशन से भी प्रूव कर सकते हो कि x बिलोंग्स टू a इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू b। अब हमें देखना है कि क्या x इज इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, माइनस -1 से -4 एंड +1 से +4, लेकिन यहाँ तो z दिया गया है, यानी कि हमें पूरा लेना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, -4 से -1 के बीच की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, फिर 1 से 4 के बीच की पूरी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी हमें। लेकिन जो y है उसमें तो सिर्फ 1 2 3 4 है, और इसमें क्या आएगा हमारे पास, -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 है ना। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं है, इसलिए हम x डज नॉट इक्वल टू y लिख सकते हैं। अगर वो y के इक्वल नहीं है और y तो z के इक्वल है, इसका मतलब हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू z, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को किया जा सकता है। देखने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हो तो बहुत आसान है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट having a definite number of elements is called a finite set, and a set which is not finite is called an infinite set। ठीक है, कि अगर कोई सेट है जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें गिन सकते हैं हम, फाइनाइट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक फाइनाइट सेट कह देंगे। अगर वो फाइनाइट नहीं है, हम गिन भी नहीं सकते, बहुत सारे हैं, जितना गिनने जाएंगे उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा, और तो हम अगर हम उसे गिन नहीं सकते तो वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। जैसे कि
हमने कहा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? इसमें होगा 1, इसमें होगा 2, इसमें होगा 3 एंड सो ऑन। क्या ये रुकेगा? पता नहीं, क्योंकि ये चलता ही चला जा रहा है। 3 4 5 6, आप कितना गिनोगे? तो ये फाइनाइट तो कहीं से भी नहीं है। इसका मतलब ये कैसा सेट है? ये सेट है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट आपने देख लिया। और अगर फाइनाइट देखना है तो उसके लिए तो बहुत आसान है कि आपने 1 2 3 4 ये एक सेट ले लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 4। 4 एक कैसा नंबर है? नंबर है, डेफिनेट नंबर है, ये चेंज नहीं हो रहा है ना। 4 का 4 ही है। और यहाँ क्या है, आपने 3 तक गिने तो 3 नंबर हो गए, 4 तक गिने तो 4 नंबर हो गए। डेफिनेट है ही नहीं, इनडेफिनेट हो गया, तो वो एक इनफाइनाइट सेट बन जाता है। तो यहाँ से एग्जाम्पल आ गया हमारे पास इनफाइनाइट सेट का और डेफिनेट सेट का, सॉरी फाइनाइट सेट का। इसके बाद और हम देख सकते हैं एग्जाम्पल इसके, जैसे कि हमने कहा, अब ये आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, कि आर जो सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? ये आप कर सकते हो। इसके बाद ये कैसा सेट जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इंटीजर्स में एंड एक्स जो है वो 100 और 0 के बीच में है, जिसमें 100 इंक्लूड है। ये आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, एक्स जहाँ एक्स बिलोंग करता है क्यू में, यानी रेशनल नंबर में, एंड वो 0 और 1 के बीच में, यही बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। यहाँ देखा होगा आपने, मैंने दो सिंबल्स का यूज किया है सच दैट के लिए। ये दोनों ही सिंबल सच दैट के लिए यूज कर सकते हो आप, है ना। दोनों ही सिंबल आप सच दैट के लिए यूज कर सकते हो। चलिए इसके बाद आते हैं, अगला जो हमारे पास टाइप ऑफ सेट है वो क्या है? फैमिली ऑफ सेट। A set whose members are set is called a family of sets or class of sets. Note that a family of sets is also a set. Usually, families of sets are denoted by script letters A, B, C, D, etc. है ना? इसका मतलब है, अगर कोई सेट है जिसके मेंबर ही सेट हैं, है ना, कोई सेट है जिसके अंदर एक और सेट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ सेट्स या क्लास ऑफ सेट्स। इन्हें दिखाने के लिए हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जो कुछ इस तरह से होती है, डिजाइनर अल्फाबेट्स कह सकते हो आप, इस तरह से। नॉर्मल आंसर कैसे लिखते हैं? ए इस तरह से लिखते हैं। यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए उन दोनों में। अब जैसे हमने कहा, इसका एक एग्जांपल, कि फॉर एनी इंटीजर n लेट an इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन an such that n is an integer is a family of sets। समझते हैं इसे क्या कह रहा है? कि हमारे पास क्या है कि एक फॉर एनी इंटीजर एन लेट ए एन, तो अगर हम इंटीजर कोई भी ले लें, 1 ले लेते हैं मान लिया, तो ए वन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? फॉर एन इक्वल टू 1, ए वन क्या होगा हमारे पास? ए वन हो जाएगा x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। n यहाँ क्या लिया है? 1 लिया है। तो हर एक इंटीजर जो 1 से बड़ा है वो हमें यहाँ पे लेना होगा, या 1 के इक्वल है, तो 1 होगा, है ना। 1 1 के इक्वल है, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास सेट, है ना। A2 अगर निकालोगे तो वो क्या होगा? ऐसे इंटीजर्स जो 2 से बड़े हैं, तो 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा, है ना। 4 आ जाएगा, n या n से बड़ा। A3 निकालेंगे तो 3 4 एंड सो ऑन आ जाएगा हमारे पास। अब हमने कहा देन एक ऐसा सेट जिसमें इन सभी सेट्स को लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? A1 A2 एंड सो ऑन, इस तरह के जितने भी सेट्स बन रहे हैं उनको हम लिख रहे हैं। तो वो जो हमारे पास सेट बनेगा, उसे ही हम क्या कह देंगे? फैमिली ऑफ सेट, क्योंकि उसका हर एक जो एलिमेंट है वो क्या है? इटसेल्फ अ सेट है। और उसको शो करने के लिए हम एक ऐसा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि ये जो फैमिली ऑफ सेट बना है, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे n की जो वैल्यूज हैं वो पर्टिकुलरली हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3।
क्या और भी n की वैल्यूज लेके हम बना सकते हैं? थोड़ा सोचना इस बारे में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स क्या होते हैं। अ फैमिली I ऑफ सेट्स इज कॉल्ड एन इंडेक्स फैमिली इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट I such that for each element I belongs to I there exists a unique member AI in I associated with I and capital I is equal to AI such that I belongs to I. In this case, the set I is called the index set. मीन क्या है इसका समझते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि हमने कहा कि एक फैमिली ऑफ सेट कुछ इस तरह से है। हमने कहा कि वो कुछ इस तरह से है। I इज इक्वल टू, ये I है स्क्रिप्ट लेटर में, I इज इक्वल टू A कॉमा B, C, D, E, F। हमने कुछ इस तरह से कहा। अब इसमें कितने सेट्स हैं? 3 सेट्स हैं। तो अगर हम इंडेक्स सेट उसका कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करा सकें कि जैसे हमने कहा एक इंडेक्स सेट I इज इक्वल टू है 1 2 3। ये इंडेक्स सेट क्यों है इस इंडेक्स फैमिली का? क्योंकि थ्योरम के हिसाब से क्या जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट I एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट फॉर ईच एलिमेंट I बिलोंग्स टू I। मतलब I में बिलोंग करने वाला हर एक एलिमेंट के लिए, कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3। मान लिया कि 1 बिलोंग्स टू I, है ना। 1 के लिए क्या होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मेंबर AI इन कैपिटल I एसोसिएटेड विथ I एंड I इज इक्वल टू, इस तरह से होना चाहिए। यानी 1 बिलोंग टू I के लिए एक हमारे पास क्या मिलना चाहिए? एक सेट मिलना चाहिए। किसमें? उस फैमिली ऑफ सेट में मिलना चाहिए, उस फैमिली ऑफ सेट में मिलना चाहिए। यानी अगर A1 निकालें, यहाँ के हिसाब से I इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम A1 निकालेंगे तो A1 क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट सेट यानी A कॉमा B, है ना। 2 भी बिलोंग करता है इस I में, तो A2 इज इक्वल टू C हो जाएगा सेकेंड सेट। 3 बिलोंग करता है I में, तो इस तरह से A3 भी क्या हो जाएगा हमारे पास? D, E, F हो जाएगा। तो वो भी इस फैमिली ऑफ सेट का एक सेट बन जाएगा। अब हमने इंडेक्स कर दिया है, यानी ये पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। इंडेक्सिंग का मीन क्या है? नंबरिंग करना, है ना। नंबरिंग करना एक तरह से। तो यहाँ पे जो ये I की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? AI, है ना। AI सच दैट I बिलोंग टू I। क्यों? AI तब होगा जब I बिलोंग टू I हो। यानी I 1 रखोगे तो A1 बिलोंग करेगा, इसमें A2 बिलोंग करेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 और A3, है ना। A1 A2 और A3, और A1 A2 A3 क्या है? यही सेट तो है। और अगर इनको हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वापस हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये जो I है ये क्या है हमारे पास? इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स है। फिर समझते हैं कि अगर एक फैमिली ऑफ सेट्स है उसमें हम कोई ऐसा I ढूंढ सकें, एक ऐसा उसका एक I एग्जिस्ट कर जाए सच दैट उस I का हर एक एलिमेंट क्या करता हो? AI बनाता हो, जो कि यूनिक मेंबर है उस फैमिली ऑफ सेट का, और उस फैमिली ऑफ सेट को उस AI के फॉर्म में लिखा जा सके, उस सेट को, उस फैमिली ऑफ सेट को AI के फॉर्म में लिखा जा सके, तो हम उसे क्या कह देते हैं? इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट कह देते हैं, जहां पे इस I को हम इंडेक्स सेट कहते हैं। तो बेसिकली हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं बस। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला, intervals in R. So for any real number a and b, we define the intervals as the set given below. First, open a comma b is equal to x such that x real number है और x a और b के बीच में है। ध्यान देना है कि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है ना। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। सबसे पहले ओपन a कॉमा b, फिर एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, इस तरह से, फिर दूसरी तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज, फिर दोनों तरफ क्लोज। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सभी की मीन दिए हुए हैं, इसे समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा
कि 2,3 है ना, 2,3 ओपन, इन ब्रैकेट्स का मतलब है ओपन, ठीक है। यानी कि मतलब है कि अगर हम 2,3 के बीच में कोई एलिमेंट देख रहे हैं तो हम 2 और 3 को हटा देंगे, उनके अलावा देखेंगे। इसे नंबर लाइन पे देखने के लिए मान लिया ये नंबर लाइन है मेरी, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम 2 और 3 के बीच में हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, बस 2 और 3 को छोड़ के। 2 और 3 पे सर्कल है, यानी 2 और 3 को कंटेन नहीं करना है। वहीं अगर हम क्या कहें कि 2,3 इस तरह से है, यानी 3 पे वो क्लोज है। 3 पे क्लोज का मतलब है 3 पे इक्वल है, यानी वो 3 वैल्यू कंटेन कर रहा है। तब हम कैसे कहेंगे इसको, तब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तब ये 3 वैल्यू उसमें कंटेन हो जाएगी, है ना, तब ये 3 वैल्यू उसमें कंटेन हो जाएगी। वहीं अगर हम क्या कहें, एक तरफ यहाँ क्लोज कर दें और यहाँ ओपन कर दें, तो क्या होगा, तो बस दूसरी जगह पे वो क्लोज हो जाएगा और सेकंड जगह पे वो वैसे ही ओपन रहेगा। अगर हम दोनों तरफ क्लोज कर दे तो वो उस 2,3 के हर एक पॉइंट पे इंक्लूडिंग 2 एंड 3 वैल्यू देगा, है ना। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आया होगा, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका कि क्वेश्चन, जैसे हम कह सकते हैं कि 2,4 है क्लोज में, इसको कैसे लिखेंगे हम, x such that x belongs to, अभी हमें पता नहीं कि x किस में दिया है, तो हम ऐसे जनरली मान के चलते हैं कि वो रियल नंबर होगा। एंड एक और प्रॉपर्टी क्या होगी कि x जो है वो 4 और 2 के बीच में होगा, और 2 और 4 उसमें इंक्लूड होगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इस सेट को लिखने का तरीका कुछ इस तरह का है। अब बताइए, क्या ये सेट इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, तो जैसे हमने 2 और 4 ले लिया, तो 2 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल होंगे, बहुत सारे इरेशनल होंगे। हम पता नहीं कर सकते कितने रेशनल कितने इरेशनल होंगे। हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं और बहुत सारे रिलेशन नंबर होते हैं। तो यहाँ जो काउंटिंग है वो नहीं कर सकते। यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट नहीं है। इसका मतलब ये कैसे सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।